इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, जैसे कि हम इंडियन एविडेंस एक्ट पे चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने इसके पहले एक सेक्शन हम कवर कर चुके हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 161 से लेकर इसके आगे के सेक्शन के बारे में। तो सेक्शन 161 क्या बोलता है कि स्मृति ताज़ा करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार, अर्थात जो हमने स्मृति ताज़ा करने संबंधी प्रावधान पढ़ा था सेक्शन 159 में, यदि वहाँ पर, ठीक है ना, कोई ऐसा लेख प्रस्तुत किया जाता है उसकी स्मृति ताज़ा करने के लिए, तो वहाँ पर जो प्रतिपक्षी होगा, जो अपोजिट पार्टी होगा, उसमें आक्षेप कर सकता है कि उसको भी ऐसा किया जाए, जो लेख प्रस्तुत हुआ है उसको दिखाया जाए। तो वहाँ पर उसको क्या किया जाएगा, उस लेख को प्रतिपक्षी को दिखाया जाएगा। और यदि यहाँ पर जो प्रतिपक्षी है तो चाहे तो उस साक्षी से प्रतिपरीक्षा भी कर सकता है जिसको लेख दिखाया गया था, ठीक है ना, जिसकी स्मृति ताज़ा करवाई गई थी, तो वहाँ पर उससे प्रतिपरीक्षा कर सकता है। सेक्शन 162 दस्तावेजों का पेश किया जाना। यदि किसी साक्षी को किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समन किया गया है और यदि वह उसके कब्जे में हो, ऐसे किसी आक्षेप के होने पर भी जो उसे पेश करने के लिए या उसकी ग्राह्यता के बारे में जो दस्तावेज को न्यायालय में पेश करेगा, यहाँ न्यायालय निश्चित करेगा कि किसी आक्षेप की विद्यमानता है या नहीं, अर्थात आक्षेप वैलिड है या नहीं। यदि किसी भी प्रकार के दस्तावेज पेश करने के लिए समन किया गया किसी विटनेस को, तो वहाँ पर यदि किसी भी प्रकार का आक्षेप हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर उसको क्या करना होगा, उस दस्तावेज को पेश करना होगा या फिर उसकी जो ग्राह्यता के बारे में है उस दस्तावेज को न्यायालय में पेश करना होगा, ठीक है। यहाँ कुल मिला के बात यह बोली गई है कि यदि किसी व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने के लिए, ठीक है, समन किया गया है या फिर उसकी ग्राह्यता के बारे में बताने को बोला गया है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, उस दस्तावेज को न्यायालय में पेश करेगा। अब यहाँ पर न्यायालय भी निश्चित कर सकता है कि यदि कोई आक्षेप किया गया है तो वह विधिमान्य है या नहीं, अर्थात वो वैलिड है या नहीं, ये सारी चीज़ें न्यायालय डिसाइड करेगा। उसके बाद है सेक्शन 165, ठीक है ना। इसके बीच के जो भी सेक्शन है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रश्न करने या पेश करने के आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति, अर्थात न्यायालय को यहाँ पावर है कि किसी भी प्रकार के प्रश्न कर सकता है, ठीक है ना, कोई डॉक्यूमेंट पेश करवा सकता है, आदेश कर सकता है, उसकी शक्ति के बारे में बताया गया है। न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों को पता चलाने के लिए या उनका उचित सबूत प्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में, किसी भी समय और किसी भी साक्षी या पक्षकारों से या किसी भी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में, अर्थात रिलेवेंट हो या इररिलेवेंट हो, उस तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न जो चाहे वह पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यायालय का पावर है कि यदि कोई सुसंगत तथ्य है, ठीक है ना, उसका पता लगाने के लिए यदि कोई ऐसा तथ्य है, ठीक है ना, कोई प्रश्न है जो साक्षी से या पक्षकारों से पूछना चाहिए, तो वहाँ पर पूछ सकता है। यदि कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करवाना है, ठीक है, तो उसको भी पेश करने का आदेश दे सकता है। और ना तो पक्षकार और ना ही उसके अभिकर्ता हकदार होंगे कि वह किसी ऐसे प्रश्न का आदेश के प्रति कोई भी आक्षेप करे। तो यदि न्यायालय ऐसा कोई प्रश्न पूछता है तो वहाँ पर आक्षेप नहीं किया जा सकता है कि ना तो पक्षकार के द्वारा, ना ही उसके एजेंट के द्वारा जो उसका अभिकर्ता है उसके द्वारा। उसके बाद ना ऐसे किसी भी प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी की न्यायालय की इजाज़त के बिना प्रतिपरीक्षा करने के हकदार होंगे, ठीक है। यदि कोई ऐसा उत्तर दिया गया है न्यायालय के प्रश्न, जब मान लीजिए न्यायालय ने कोई ऐसा प्रश्न पूछा, ठीक है ना, किसी पक्षकार या फिर साक्षी से, वहाँ पर यदि उसने साक्षी ने क्या किया है, उत्तर दे दिया है, तो वहाँ पर न्यायालय की इजाज़त के बिना उस उत्तर की कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की जाएगी। यहाँ पे परंतु बताए गए हैं, कुछ प्रोवाइजो बताए गए हैं कि परंतु निर्णय उन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए जो अधिनियम की धारा 5 से 55 तक सुसंगत है, ठीक है। तो जो निर्णय है उन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए जो सेक्शन 5 से लेकर 55 तक जो एविडेंस एक्ट में बताया गया तथ्यों की सुसंगति के विषय में, वहाँ से सुसंगत है, ठीक है ना, तो उसी पर आधारित होना चाहिए उनका निर्णय। उसके बाद परंतु यदि न्यायाधीश किसी प्रश्न को पूछता है और या किसी दस्तावेज को मंगाता है तो न्यायाधीश धारा 121 से 131 तक, ठीक है, और धारा 148 और 149 के अधीन रहते हुए इस शक्ति का प्रयोग करेगा। और यदि किसी साक्षी या पक्षकार को ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो उसे किसी आपराधिक कार्रवाई में फंसाता है तो वह उत्तर देने से इनकार कर सकता है। यहाँ पर क्या है कि यदि कोई न्यायाधीश ने किसी पक्षकार से या साक्षी से कोई ऐसा प्रश्न पूछा है जो किसी आपराधिक कार्रवाई में उसे फंसा रहा है, तो उसका उत्तर देने से वह इनकार कर सकता है। यहाँ पर उसे पावर दी गई है। उसके बाद है सेक्शन 166,
यहाँ पे क्या बताया गया कि जूरी असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति के बारे में, अर्थात जो जूरी अपॉइंट किए जाते हैं या ठीक है ना, जो असेसर होते हैं न्यायालय में, तो वहाँ पर उनके प्रश्न करने की शक्ति होगी। तो जूरी या असेसरों की सहायता से विचारित मामलों में जूरी या असेसर साक्षियों से कोई भी ऐसे प्रश्न न्यायाधीश के माध्यम से या इजाज़त से कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि जूरी या असेसर कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है ठीक उनके द्वारा, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले न्यायाधीश से परमिशन लेनी होगी या फिर उनके माध्यम से ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, जिन्हें न्यायाधीश स्वयं कर सकता हो या फिर जिन्हें वह उचित समझे। ठीक है, तो यहाँ पर न्यायालय यदि उचित समझता है तो ऐसे क्या कर सकता है, उसका आवेदन कर सकता है, उसको अनुमति दे सकता है। ये है आपका सेक्शन 166। उसके बाद बात करें, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 11, जो साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण, ठीक है ना, ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस के बारे में बात करता है, जो सेक्शन 167 ये लास्ट सेक्शन है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बताया गया है, ऐसा साक्ष्य जो अनुचित था और उसे ग्रहण या अग्रहण कर लिया गया है। ठीक है ना, जो अनुचित साक्ष्य जो एविडेंस पेश किया गया था वो उचित नहीं था, लेकिन वहाँ पर क्या कर लिया गया, उस साक्ष्य को ग्रहण कर लिया गया, एडमिट कर लिया गया या फिर एडमिट नहीं किया गया, तब उस न्यायालय के द्वारा जिसके समक्ष ये आक्षेप उठाया गया है, ठीक है ना, तो किस न्यायालय के समक्ष, जिसके समक्ष ये आपत्ति उठाई जाती है, ठीक है ना, ऐसा प्रश्न उठाया जाता है कि जो साक्ष्य अनुचित था उससे उसके आधार पर निर्णय दिया गया, तो उस निर्णय में ना तो फेरफार या परिवर्तन होगा और ना ही उसका विचारण दोबारा किया जाएगा। यदि मान लीजिए किसी एविडेंस को, ठीक है, किसी भी न्यायालय के समक्ष वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है और वह अनुचित साक्ष्य है, फिर भी वहाँ पर क्या किया लिया जाता है, उसको ग्रहण कर लिया जाता है उस कोर्ट के द्वारा और उसी के आधार पर निर्णय दे दिया जाता है। तो वहाँ पर उसी न्यायालय के समक्ष जहाँ पर यह आक्षेप उठाया जाता है, तो वहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि जो निर्णय दिया गया था उस साक्ष्य जो अनुचित था उसके आधार पर दिया गया, तो वहाँ पर ऐसा उस निर्णय में कोई फेरफार नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और ना ही उसी साक्ष्य के आधार पर कोई उसका दोबारा विचारण किया जाएगा। ये बताया गया है सेक्शन 167। यदि कोई ग्रहण कर लिया गया है या फिर ग्रहण नहीं किया गया है तो उसी साक्ष्य के आधार पर फिर से दोबारा विचारण नहीं किया जाएगा। ये बताता है आपका 167। तो आज से आपका एविडेंस एक्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।